यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा और आरओ यारो मुख्य परीक्षा हिंदी के प्रश्न पत्र और निबंध के प्रश्न पत्र पे आज हम एक नज़र डालेंगे किस तरह से प्रश्न आते हैं, क्या प्रकृति रहती है प्रश्नों की। तो यहाँ हिंदी में जो सामान्य हिंदी, यहाँ दो प्रश्न और अति महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, दो प्रश्न अपठित गद्यांश से होते हैं। ठीक है, अपठित गद्यांश से दो प्रश्न आते हैं, इसलिए महत्व मैंने कल आपको बताया था जब मैंने रेखांकित अंशों की व्याख्या करना आपको बताया था। इसके पहले सारांश और संक्षेपण लेखन में अंतर बताया था और उसके पहले शीर्षक लेखन बताया था। अभी भावार्थ वाला वीडियो बाकी है ना, तो यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा में भावार्थ पूछा जाता है। तो यह अपठित गद्यांश का पहला प्रश्न है। इसमें 3 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला है प्रस्तुत गद्यांश का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए, 5 अंकों का। मनुष्य और प्रकृति के आपसी रिश्ते को गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। जब गद्यांश पढ़ेंगे तो ये क्या रिश्ता है मनुष्य और प्रकृति का, इसी गद्यांश के आधार पर देना है, अपने से नहीं लिखना है। उपर्युक्त गद्यांश की रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंशों की व्याख्या कैसे करेंगे, कल हमने नियम कानून इसके बताया, उसको देखने के बाद आप इजीली 20 में 18 नंबर ले आ सकते हैं। दूसरा प्रश्न, गद्यांश को पढ़कर निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। फिर से गद्यांश दिया है और यहाँ पर उचित शीर्षक लिखने को कहा है, जो पहला वीडियो मैंने बनाया था। गद्यांश के आधार पर भाषा की भूमिका पर प्रकाश डालिए, अर्थात भाषा की भूमिका जो जो दिया है मेन पॉइंट वो यहाँ पे लिख लेना है। उपयुक्त गद्यांश का संक्षेपण कीजिए। अब यहाँ पे सारांश नहीं पूछा है, संक्षेपण पूछा है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि सारांश पूछा है या संक्षेपण पूछा है। मैंने उस दिन अंतर बताया आपको, सारांश और संक्षेपण में अंतर। सारांश मतलब मूल आत्मा को निष्कर्ष के रूप में लिख लिया आपने, क्या कहना चाहता है, बस मुख्य मुख्य बातों को अपने शब्दों में। संक्षेपण क्या होता है कि जो गद्यांश की ही महत्वपूर्ण बातें हैं, प्रमुख बातें हैं, उनको अलग कर लिया, फालतू बातों को हटा दिया, थोड़ा सा रूप परिवर्तन, संरचना में परिवर्तन हो गया और इसको छोटा कर दिया, 1/3 कर दिया काट करके, तो ये संक्षेपण हो गया। ठीक, इसको लिख लिख के अभ्यास करके हमें दिखा सकते हैं आप चाहें तो, हम आपको बता देंगे आपका संक्षेपण सही है अथवा नहीं है। निम्नलिखित इसको अभ्यास से ही काफ़ी अच्छे से आप कर सकते हो। नियम तो हमने आपको बता ही दिया, वीडियो आप देख सकते हो, परसों की ही वीडियो है। अभी जब हम भावार्थ वाला वीडियो बनाएंगे तो उसी में आपको संक्षेपण का वीडियो ही बना के बता देंगे कैसे आपको संक्षेपण करना है वास्तव में। फिर अगला प्रश्न रहेगा आपका पत्रलेखन से। पत्रलेखन 5 पत्रलेखन हैं यूपीपीसीएस की मुख्य परीक्षा में, पांचों हम एक ही वीडियो में आपको बनाकर दे देंगे, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें बहुत सारी जगह प्रारूप आपको गलत मिल जाएगा, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी कोचिंग वाले भी गलत बता देते हैं। ठीक है, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि इतना भ्रामक बुक्स में ही इतनी भ्रामक प्रारूप दिए गए हैं। किस प्रारूप में आपकी कॉपी जचेगी, एग्जामिनर्स को कौन प्रारूप दिया जाता है, वो प्रारूप आपको जानना है, उसी प्रारूप में आपको लिखना है। धोखे से नंबर किसी को मिल गया बात अलग है, लेकिन अगर कायदे से अगर कोई देख लेगा कभी, अगर प्रारूप फॉलो नहीं किया तो नंबर आपके कट सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये प्रश्न रहेंगे। 20 अंक का आपका पत्रलेखन आएगा। फिर उसके बाद आपका वोकैबुलरी आएगी, विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य शुद्धि, शब्द अशुद्धि, और उसके बाद मुहावरे लोकोक्तियाँ। ये पोर्शन बहुत महत्वपूर्ण है, 30 अंक यहाँ से अर्जित कर सकते हैं अगर मुहावरे लोकोक्तियाँ आपने सही सही अर्थ लिख दिया और सही सही वाक्य प्रयोग कर दिया तो जितना महत्वपूर्ण आपका ये वाला खंड है उतना ही महत्वपूर्ण ये वाला खंड है, आपका वोकैबुलरी वाला पोर्शन है, क्योंकि यहाँ पर पूरे अंक आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पर हिंदी में, सामान्य हिंदी में बहुत अच्छे अंक प्राप्त आप कर सकते हैं, 100+ ईजिली आ सकते हैं आप अगर नियम कानून फॉलो करके लिखें तो। इसलिए इस पेपर को नज़रअंदाज मत करिएगा। फिर आपका निबंध का प्रश्न पत्र आता है। निबंध लेखन ये ठीक वैसा ही प्रारूप है जैसा कि आपके आरओ मुख्य परीक्षा में है, मतलब 3 खंड होते हैं, तीनों खंडों में 3-3 निबंध होते हैं, तीनों में से एक एक निबंध चुनकर लिखना होता है, अर्थात 9 निबंध दिए होंगे, 9 टॉपिक्स में से आपको 3 टॉपिक्स पे निबंध लिखना है। ये पहले से तय है कि पहले खंड में कौन कौन टॉपिक्स होंगे, दूसरे खंड में किस किस टॉपिक से आएगा, तीसरे खंड में किस किस टॉपिक से आएगा। तो ये आप देख करके सिलेबस में चुन सकते हैं, चाहे तो अपने मनपसंद के 3 में से एक एक टॉपिक चुनते हुए आप निबंध तैयार कर लें और उस पर अच्छा निबंध लिख दें। जरूरी नहीं 9 टॉपिक
पूरे आप पढ़ कर जाओ। तीन टॉपिक हैं। अब देखिए, जैसे कि उदाहरणतः साहित्य है, साहित्य से एक आएगा ही आएगा, एक समाज से आएगा और एक राजनीति से आएगा। तो इन तीनों में से तीनों आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, इनमें से साहित्य वाला पोर्शन, साहित्य संस्कृति वाला पोर्शन आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। बाकी दोनों पे निबंध कोई भी आए कोई मतलब नहीं, यहाँ पे आप निबंध कर ले जाओगे। मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, ऐसा आप कर सकते हो शॉर्ट टाइम में अच्छी तैयारी करने के लिए। नहीं तो आपको तो हर समय, आप सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट हो, निबंध लेखन में आपको बताऊंगा कि कभी अगर आपको निबंध का ऐसा टॉपिक दे दिया जाए जो आपको बिल्कुल ना आता हो, कभी पढ़ा ही ना हो आपने, पहली बार सुना हो आपने, तब आप कैसे लिखें, तो उसके बारे में बताऊंगा। और यहीं से आपको गूढ़ रहस्य निबंध लेखन का पता चलेगा। और आप देखेंगे अगले दिन अभ्यास करके जब निबंध लिखेंगे तो आप उत्तम निबंध लिखेंगे। तो निबंध लेखन जो होता है, आपकी जो विचार प्रक्रिया है, जो आपका बुद्धि कौशल है, उसका परिणाम होती है ना कि रटने का। आप निबंध रट के लिखते हो, ठीक है, उससे ज़्यादा अंक पा सकते हो अगर मौलिक निबंध आप लिखते हो, समझ करके लिखते हो चीज़ों को। ठीक, तो इसलिए आपको निबंध लेखन करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमने आपको बताया है कि विचार प्रक्रिया अपनी सुदृढ़ करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, विकसित करने के लिए डेली न्यूज़पेपर में एडिटोरियल वाला पोर्शन जरूर पढ़िए। वो वाला पोर्शन जो आता है एडिटोरियल वाला पेज, उसको उसको बार बार पढ़ डालिए। ठीक, एक बार ना समझ में आए 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। उससे क्या होगा, जो विचार होंगे लेखक के, जो उसमें कहा है, जैसे जो श्लोक दिया रहता है एक, या कोई किंवदंती दी रहती है, वो आपके मन मस्तिष्क में बैठ जाएगी। और जब आप उस संबंध में कुछ लिखना चाहोगे, कुछ बोलना चाहोगे कहीं, तो वो बात आपको रिकॉल हो जाएगी और वहाँ आप प्रभाविकता पैदा कर लोगे, उत्पन्न कर लोगे, जो कि निबंध की सबसे विशेष बात होती है कि आप प्रभावशाली निबंध लिखें। केवल निबंध लिखने से नंबर नहीं मिलेगा, प्रभाव उत्पन्न होना चाहिए निबंध लेखन से कि आपका विचार बहुत ही तगड़ा है, बहुत प्रभावी है। 4 लोग जब बात करते हैं, उनमें से एक व्यक्ति ऐसी बात कर देता है, वही उसी टॉपिक पे, जो घर कर जाती है आपके मन में। आप जब वो मीटिंग समाप्त होती है तब भी सोचते हो, हाँ यार क्या बात कह दी उसने। तो ये होता है कला, ये होता है कौशल। इसी कौशल को आपको विकसित करना है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बार बार आप एडिटोरियल जरूर पढ़िए, न्यूज़पेपर के डेली पढ़िए। उसको कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, बस उसको आदत में डालिए। जो चीज़ें रिकॉल होनी है आपको, अपने आप रिकॉल हो जाएंगी। ओके, तो 3 टॉपिक हैं, तीनों में से एक एक निबंध लिखना है। यहाँ पर 700 शब्दों का निबंध लिखना होता है। आरओ की परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में आपको 600 शब्दों का निबंध लिखना होता है। वहाँ भी 3, यहाँ भी 3, दोनों में अंतर नहीं है। अंतर बस शब्द सीमा का है। शब्द सीमा अगर 700 है तो समझ लीजिए कि 100 शब्दों का आपका भूमिका होगा, 500 शब्दों का आपका मुख्य भाग होगा और 100 शब्दों का आपका निष्कर्ष होगा। इसी तरह 600 शब्दों का है तो थोड़ा सा घटा लीजिए, 50 से 60 शब्दों का या 60 शब्दों का आपका भूमिका होगा। मेन जो पार्ट होगा आपका 400 शब्दों का लगभग होगा और उसके बाद निष्कर्ष होगा। तो इस तरीके से बांट करके आप वहाँ पर परीक्षा हॉल में लिखोगे। ये ध्यान रखिएगा, चाहे आप मुख्य परीक्षा कोई प्रश्न लिख रहे हो, चाहे फिर निबंध लिख रहे हो, भूमिका वाला पोर्शन और निष्कर्ष वाला पोर्शन ये जरूर अलग दिखना ही चाहिए। ठीक है, ये आपके लेखन का तरीका अभी से बना लीजिए। आप उत्तर लेखन करते हैं तो भूमिका और निष्कर्ष महत्वपूर्ण है। पॉइंट देकर समाप्त मत कर दीजिए, निष्कर्ष जरूर लिखिए, आगे की राह बताइए जरूर, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। अगर कुछ नहीं है तो अपने से बताइए कि अपने विचार को रखिए कि ऐसा करने पर ऐसा हो जाएगा। ठीक, तो एक दर्शन शास्त्री अपने आप को वहाँ पर दर्शाइए कि हम एक अच्छा विचार रखते हैं, भविष्यदर्शी हैं, हम भविष्य देख सकते हैं, योजना बना सकते हैं, उसका क्या भविष्य में उस योजना का क्रियान्वयन अगर होता है तो क्या उसका परिणाम हो सकता है, इसके बारे में अभी से सोच सकते हैं। आगे देखेंगे आरओ का मुख्य परीक्षा में किस तरह से प्रश्न आते हैं। तो निर्देशानुसार सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न आरओ में भी जो पहला प्रश्न हिंदी के पेपर में रहता है वो अपठित गद्यांश से ही रहता है। और यहाँ पे प्रस्तुत गद्यावतरण का उपयुक्त शीर्षक, सारांश, यहाँ पे सारांश है, संक्षेपण नहीं है, और रेखांकित अंशों की व्याख्या। ये तीनों ही चीज़ें हमने 3 वीडियो में अलग अलग बता दी हैं, उनको देख लीजिएगा। दूसरा जो प्रश्न रहता है
निम्नलिखित पत्र का सारणी रूप में सार लिखे। बहुत ही आसान होता है, पूरे के पूरे अंक प्राप्त करेंगे आप। ठीक है, इसको एक दिन में, एक बार में प्रैक्टिस में आपके आ जाएगा, ये कुछ है नहीं इसमें। टफ से टफ जो पत्र हैं उसको किस तरह से आप सारणी रूप में सार लेखन कर सकते हैं, तो सार लेखन आपको करना है। सार लेखन आप कहाँ से सीखोगे? ये सारांश जो है ना, यही सार है। यहाँ पे जब सारांश का क्या उपयोग है अगर आपके मन में आए तो ये इससे बढ़िया उपयोग क्या होगा। तो सार लेखन आपको करना है। यहाँ पे सारणी रूप में कैसे करेंगे? एक निश्चित प्रारूप में किया जाता है, वो प्रारूप बता देंगे आपको, कॉलम में क्या क्या रहेगा, किस तरह से भरेंगे। तीसरा जो प्रश्न रहेगा वो पत्र लेखन से रहेगा। ठीक है, उसमें 3 पार्ट रहेंगे, क ख ग करके। जैसे पहला प्रश्न है कि अर्धशासकीय पत्र का लिखित रूप में प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। दूसरा प्रश्न है ज्ञापन का आशय समझाते हुए उसका लिखित प्रारूप बनाइए। विज्ञप्ति का आशय स्पष्ट करते हुए उसके प्रारूप की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। तो ये जो पत्र हैं विभिन्न प्रकार के, या 9 पत्र हैं, इन 9 पत्रों को आपको पढ़कर जाना है, इनके प्रारूप को पढ़कर जाना है। प्रारूप पर और जो शब्द है, शब्दावली का यूज़ करना है, वो प्रशासनिक शब्दावली होनी चाहिए। हमने जय हो स्टडी टेलीग्राम ग्रुप पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोगों को प्रशासनिक शब्दावली प्रोवाइड करवा दी है, तो यूपी पीसीएस वाले भी उन्हें देख सकते हैं। आरओ वाले तो विशेषकर, क्योंकि 20 अंकों का शब्दावली से ही प्रश्न आएगा आपका, और इसका यूज़ आपको पत्र लेखन में भी करना होगा, तो आराम से जब उसको पढ़ लेंगे तो इसका यूज़ भी बहुत अच्छे से आपको आ जाएगा। देखिए, अब ये आएगा प्रश्न आपका, निम्नलिखित शब्दों के हिंदी रूप लिखिए। तो प्रशासनिक शब्दावली है, इंग्लिश से हिंदी और इंग्लिश से अंग्रेजी, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी। जैसे हिंदी है तो इसको इंग्लिश में लिखना होगा अर्थ इसका। ठीक, इसके लिए वोकैबुलरी मैंने दी है, आप पढ़ लीजिएगा। तीसरा प्रश्न, मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ। कभी कभी सिर्फ अर्थ पूछ लेता है, कभी कभी अर्थ और वाक्य प्रयोग भी पूछ लेता है। अर्थ पूछेगा तो सिर्फ अर्थ बताना है, अर्थ और वाक्य प्रयोग पूछेगा तो अर्थ और वाक्य प्रयोग दोनों ही आपको करना है। प्रश्न जैसा पूछेगा वैसा ही उत्तर देना है, अपने से ही कुछ वहाँ पर कलाकारी नहीं करनी है। कंप्यूटर संबंधी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो कंप्यूटर से अंतिम प्रश्न रहेगा आपका, बहुत आसान आसान प्रश्न रहते हैं। ठीक है, 1 प्रश्न भी हो सकता है, 2 प्रश्न भी हो सकता है, 3 प्रश्न भी हो सकता है, 10 अंकों का ये भी होगा आपका। जैसे इसमें 2-2 अंकों का 5 प्रश्न पूछा गया था। तो पहला प्रश्न, पर्सनल कंप्यूटर सर्वप्रथम किस कंपनी ने बनाया था। दूसरा, एमएस वर्ड क्या है। तीसरा, रैम क्या है। चौथा, पेन ड्राइव क्या है। पांचवा, भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर निर्माण किस संस्था ने किया है। और अगला पोर्शन हिंदी निबंध से ठीक वैसा ही, प्रत्येक खंड से एक एक विषय का चयन कर 3 निबंध लिखना है। ठीक वैसा ही रहेगा जैसा अभी आपने यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा में देखा। तो पहले से ही आप तय कर लीजिए आप किस संबंध में निबंध तैयार करना चाहते हैं। अगर तैयार करके जाना चाहते हैं तो 3 कोई भी चुन लीजिए, 3 कोई भी निबंध चुन करके तैयार कर लीजिए 3 टॉपिक पे। बाकी के लिए आप तैयार रहिएगा। अगर 3 तैयार किए हुए नहीं आते हैं तो आपको तो हमेशा तैयार रहना चाहिए। विचारशील आप हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उस स्तर की तैयारी आपकी हो चुकी है कि आप किसी भी टॉपिक पे निबंध लिखने में सक्षम हैं। ज़रूरत है जानने की निबंध लेखन का जो गूढ़ रहस्य है, कैसे निबंध लिखा जाए, तो वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो काफ़ी लोगों ने मैसेज करके पूछा था, आरओ और यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा का जो अनिवार्य प्रश्न पत्र होता है, जो कन्वेंशनल हिंदी निबंध होता है, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर दें। तो उम्मीद है आप लोगों को प्रारूप समझ में आ गया होगा, किस तरह से हिंदी, सामान्य हिंदी और निबंध के प्रश्न पत्र आपके यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा और आरओ एआरओ मुख्य परीक्षा में आते हैं। आरओ के लिए 3 वीडियोस अभी आपको मैं दे चुका हूं, प्रशासनिक शब्दावली सबको जय हो स्टडी पर उपलब्ध करा दिया है। जैसे ही रिजल्ट आता है 5-10 दिन में आपका आरओ का, ठीक है, उसके बाद आप लोग मुख्य परीक्षा में टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा और डेली अभ्यास में आप भाग ले लीजिएगा। अभी इसीलिए लेट कर रहे हैं, डेली अभ्यास शुरू नहीं किया है अभी, प्रशासनिक शब्दावली ही दिए हैं ग्रुप पे भी, और ये वीडियोस तो आप लोगों को प्राप्त हुए हैं। प्रैक्टिस स्टार्ट करवाएंगे एक साथ, ताकि आप लोग कॉन्फिडेंटली परीक्षा के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तैयारी करें और उत्तम अंक प्राप्त करें अपनी परीक्षा में। बाकी कोई आपको अगर डाउट हो तो 9453775039 व्हाट्सएप नंबर है, संपर्क करके पूछ सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।